हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सही समय होता क्या है। देखिए क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेटेजी को चलाने का जैसे एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि भैया मुझे 10 बजे आकर के ही ऑप्शन पे ये वाला काम करना चाहिए। मैं जो है 11 से 1 बजे के बीच में शेड्यूल शॉर्ट कर सकता हूँ क्योंकि उस समय मार्केट के साइडवेज होने की संभावना ज्यादा होती है। भैया 2 बजे के बाद एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो जब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बाउंडेशन रखते हो। तो भाई एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाला हूं कि जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे किन विशेष चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा ही बताता हूं और फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हमें कौन से स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है जो ऐसे चल रहे हो, होल्ड हुए और अगले ब्रेकआउट के लिए रेडी हो। अब कैसे ढूंढे जाते हैं, ढूंढने के तरीके भी मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता चुका हूं। फिर भी अगर कोई नया है और वीडियो के नीचे कमेंट करेगा तो डेफिनेटली मैं आने वाले समय में और भी शानदार क्रिस्प पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढ भी पाएंगे और उनके ऊपर सही समय पे ट्रेड भी कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए अगर करंट सिचुएशन पे मैं बात करूं तो कंडीशन कैसी चाहिए होती है, तो मेरे पास 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज मुझे ये देखना है कि अगर मैं स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहा हूं तो क्या स्मॉल कैप का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, और उससे भी पहले मुझे एक और चीज देखनी होती है कि भैया निफ्टी की स्थिति क्या है, निफ्टी क्या बोल रही है, क्या निफ्टी पे मुझे तेजी लग रही है क्या। अगर ओवरऑल ब्रॉड सिनेरियो में निफ्टी ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली मेरा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा अगर मैंने अच्छे स्टॉक लिए हैं तो। अब अच्छे स्टॉक लेने कौन से हैं, तो लेने की कंडीशन में ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूं कि जो स्टॉक ऑलरेडी चल रहा होगा या मेजर फॉल आया होगा, जैसे कि चला उसके बाद मेजर करेक्शन आकर के वापस से रोटेट करने की अगली तैयारी में, जो स्टॉक ऐसी कंडीशन में होंगे वहां पर मैं क्या करूंगा, इस वाले स्टॉक में मैं थोड़ी ज्यादा बेट के साथ प्ले कर सकता हूं। ठीक इसके अपोजिट इस वाले स्टॉक में मैं क्या करूंगा, थोड़ी कम बेट के साथ प्ले करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। ये स्टॉक कभी भी ऐसी सिचुएशन में आ सकता है। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बना करके मैंने कुछ स्टॉक्स लिए थे। मैं ऑलरेडी वो स्टॉक डिस्कस करूंगा जो मैं चैनल पे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये स्टॉक में मेरी ऐसी ऐसी पोजीशंस थी और वो अभी हाल कैसा हाल फिलहाल में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग आगे भी जानना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से स्टॉक लिए थे और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करते जाइएगा। मैं और भी आने वाले समय में स्टॉक्स की लिस्ट बताते जाऊंगा। सीधे चलेंगे अपन चार्ट पे और डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आप लोगों को बता देता हूं जो कि मैं ऑलरेडी इस वाले चैनल पर डिस्कस करते आ रहा था। इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भैया कोई से भी स्टॉक की यहाँ पे क्या हो रही है, रिकमेंडेशन की बात नहीं हो रही है। अपना मेन फोकस होता है लर्निंग पर कि स्टॉक आ कैसे रहे हैं, निकल कैसे रहे हैं, बात किसकी हो रही है। सबसे पहले मैंने बात करी थी ग्लैंड फार्मा की। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो ग्लैंड फार्मा में ऑलरेडी मेरे स्टॉक्स की रोटेशन वाली वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग जाकर के उसे चेक कर सकते हैं कि मैंने उसे किस लेवल पे आइडेंटिफाई किया था। दूसरी मैंने बात करी थी वेरॉक की। इसके बाद मैंने बात करी थी सेक्सॉफ्ट की। अब सेक्सॉफ्ट का क्या हो रहा है इसके ऊपर भी अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। मैंने बात करी थी सनटेक रियलिटी की, मैंने बात करी थी ओरिएंट सीमेंट की। तो इन सब की सिचुएशन अभी करंट में कैसी चल रही है इसके बारे में अपन अभी चर्चा करने वाले हैं कि ओवरऑल इनका ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्या ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर हमने इन्हें आइडेंटिफाई किया है तो ये इस वाली श्रेणी के हैं कि इस वाली श्रेणी के, अपन अभी चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन जो है निफ्टी के चार्ट पे आ गए। निफ्टी के चार्ट पे आने से पहले अगर आपने मेरी लॉन्ग टर्म मंथली ऑप्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी यहां से हम क्या देखते हैं, बोले निफ्टी इस जगह से हम बुलिश देखते हैं। ओवरऑल कंडीशन क्या दिखाई देती है कि हमें ये सिनेरियो पता है कि जब भी इलेक्शंस नियर बाय आते हैं और जो गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रही है अगर उसकी फंक्शनिंग स्मूथ होती है और कोई चेंजेस ऊपर नीचे नहीं है, मार्केट किसको पसंद करता है, स्टेबल पॉलिसीज का रन करना पसंद करता है। तो वही सिचुएशन आपको मार्केट पे दिखेगी। मार्केट अल्टीमेटली नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है। इस वाले पॉइंट पे मैंने यही बताया था कि भैया यहाँ पर मैं मंथली कॉल ऑप्शंस लेके चल रहा हूँ। कौन से कॉल ऑप्शंस, 27 जून के कॉल ऑप्शन। उस वाली स्ट्रेटेजी में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था, तो आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। वाली वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है जिसमें हम मंथली ऑप्शंस बाइंग करते हैं। अब जब हम मंथली ऑप्शंस बाइंग करते हैं और इतना श्योर होते हैं कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें क्या पता है कि भैया निफ्टी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर पूरा मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, निफ्टी का ऊपर जाना मतलब पूरे मार्केट का ऊपर जाना। अब मेरा काम यहां से बहुत आसान है। दिक्कत पता है कब होती है, जब निफ्टी ऐसे गिर रही हो और आपको अच्छे स्टॉक ढूंढने हो। ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी का फॉल ऐसा हो, निफ्टी का फॉल ऐसा हो, निफ्टी गिर रही हो और आपको अपने स्टॉक्स को उसी जगह पे होल्ड करना हो, वहां जाके दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये वाला फॉल आया था मेरी पोजीशंस ओरिएंट सीमेंट में इसके पहले से थी। जब ये वाला फॉल आया था मेरी पोजीशन वेरॉक इंजीनियर में इसके पहले से थी। जब ये वाला फॉल आया था मेरी पोजीशंस और भी डिफरेंट स्टॉक्स में इसके पहले से थी। ग्लैंड फार्मा की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी पोजीशंस भी मेरी बहुत पहले से थी। अब कहां पोजीशन बनाई थी और क्या सिचुएशन बनी इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि प्राइस नीचे आने के बाद वापस से घूम के चली, इसका हमें कॉन्फिडेंस था। और सबसे पहली चीज जो टर्न अराउंड हुआ, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से आप अपनी पोजीशन साइज को बड़ा कर सकते हो। बड़ा कर सकते हो मतलब अगर पहले आपने वॉच क्वांटिटी डाली थी, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जब भी हम स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं हम पहले वॉच क्वांटिटी डालते हैं कि भैया मुझे लग रहा है वेरॉक इंजीनियरिंग ऊपर जाएगा, ठीक है 50,000 का खरीद के छोड़ दिया, 30,000 का खरीद के छोड़ दिया। अब बाद में मुझे जाके देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो साइज का उसे 10% बनाना है कि 5% बनाना है,
क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मुझे स्टॉक में तेजी लग कितनी रही है। अगर मुझे उस स्टॉक में 66 तेजी नजर आती है तो मैं उसे अपने पोर्टफोलियो का 10% का वेटेज दे देता हूं। तो ये चीज का ध्यान रख के चलना होता है। अब ऐसे में जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया तो आप क्या करते हो, अपने बचे हुए फंड को उठा करके लाते हो, सही समय पे उसे 10% बनाते हो। अब कैसे करा, एक एक चल के बिल्कुल डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अब ये जो है मैंने आप लोगों के सामने वेरॉक इंजीनियरिंग का चार्ट लगा लिया है। कंडीशन क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मेरी एंट्री कहां की, मेरी एंट्री इस जगह की। अब इस जगह क्यों एंट्री करी थी, यहाँ पे एंट्री करने का क्या कारण था, सबसे पहले ये समझते हैं। भैया स्टॉक नीचे से ऊपर आया, कौन सा स्टॉक है जो कि ऊपर जाके वापस से नीचे करेक्ट करता है। कौन सा वाले स्टॉक की कैटेगरी है, ये वाले स्टॉक की कैटेगरी है कि भैया नीचे आता है, करेक्ट हुआ है और अब चल सकता है, ये उस कैटेगरी का स्टॉक आता है। इतना क्लियर। अब इसके बाद कंडीशन क्या बनी कि जब प्राइस ने एक मूव ले लिया तो प्राइस क्या करती है, करेक्शन लेकर के वापस से रोटेट करती है। हमारा अजम्पशन ये वाला होता है। तो ऐसे अजम्पशन के लिए हम क्या करते हैं, वी एंटर वॉच क्वांटिटी, कि भैया यहाँ पे हमने क्या करा, वॉच क्वांटिटी डाली। ठीक है, अब आगे सबसे पहली चीज, वॉच क्वांटिटी डालने के बाद हमको एक चीज से बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए कि हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। मैं बिल्कुल फिक्स था कि अगर इस वाले जोन के नीचे मार्केट होल्ड करने लगेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। क्यों एग्जिट करना जरूरी है, देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई से भी स्टॉक को आप हमेशा लेकर के नहीं रख सकते, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम जा रहे हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस गड़बड़ आ गया तो वो स्टॉक जब नीचे गिरेगा तो हमें बहुत लंबे समय के लिए फंसा सकता है। लंबे समय के लिए मतलब आपने अभी स्मॉल कैप की अगर मद्दी नहीं देखी तो मैं आप लोगों को बताता हूं, स्टॉक 90% तक टूट सकते हैं। मतलब कि अगर स्टॉक 500 रुपए का है तो आपको हो सकता है 60-70 रुपए के आसपास मिले। तो ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी होती है, कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। हमें अपने कैपिटल को वाइप आउट नहीं करना है, इसलिए हम क्या ध्यान रखते हैं, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हैं। पर जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त हमारे स्टॉप लॉसेस लगाने के तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमारे लिए बिल्कुल भी पत्थर की लकीर नहीं होती कि भैया 480 आ गया मतलब मैं कट करूंगा। ये पोजीशन कहां फॉलो करनी पड़ती है, फ्यूचर्स पे फॉलो करनी पड़ती है। जब हम स्टॉक्स पे होते हैं तो एक कंडीशन बिल्कुल फिक्स होती है कि भैया मार्केट नीचे की तरफ आएगा, 480 के नीचे निकला, 470 आया, बोले वेट करते हैं, 450 आया, थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट इस वाले लेवल पर सस्टेनेबल हो रहा है कि कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर स्टॉक कंटिन्यूसली रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है, आप समझ जाओ कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्टॉक, अब आपको यहां से एग्जिट करने की जरूरत है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मार्केट 10%, 15%, 20% आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है कि भाई आपके बाइंग रेट से 20% नीचे आ चुका है, आपको आउट करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी एंट्री कहां आई होगी, अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो देखिए कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं होता कि वो सोचे कि भैया मैं तो यहां ले लूंगा और यहीं पर ही मुझे प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं होती है। तो दूसरी एंट्री जो आएगी आपकी वो कब आएगी, जब यहाँ पे मार्केट ने बेस बना करके दोबारा मोमेंटम करना शुरू किया। तो इस वाले जोन में मैंने यहाँ पर दोबारा एंट्री करी कि भैया एक बार वापस से एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉक को ऐसे आकर के ऐसे चलना चाहिए था वो अब ऐसे आकर के ऐसे करके चल सकता है। कंडीशन वही बनी। ये जो मैं डिप एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ऐसे आके ऐसे चल सकती है, तो ये वाला डिप थोड़ा सा बड़ा डिप हो गया। बड़ा डिप मतलब ये वाला हमको बड़ा डिप देखने को मिला, बस इतनी कंडीशन हुई। अब क्या इसमें एग्जिट कर दिया, नहीं, मेरा स्टॉप लॉसेस क्या थे, मेरे स्टॉप लॉसेस मॉडिफाइड थे। मतलब अब ये मेरा स्टॉप लॉस था। मैं आपको कंडीशन बताता हूं क्या कंडीशन बनी, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो था मेरा अगला सपोर्ट बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि इसके बिहाफ पे तो मैं बाइंग कर रहा था। मेरे लिए बॉटम क्या बन गया, ये वाला लेवल जो है वो मेरे लिए बॉटम बन गया, और ये मेरे लिए स्विंग लो भी बन गया। ये वाला लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसी के बिहाफ पे तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी थी। मार्केट इसके नीचे गया, अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे गया ना, अब आपके लिए पता है एक चीज चालू हो गई है, क्या बोले, खतरे की घंटी बज चुकी है। क्यों, क्योंकि जिस लेवल के भरोसे मैंने क्वांटिटी उठाई थी अब वो निकल चुका है। अगर इस जगह में फ्यूचर्स के साथ ट्रेड कर रहा होता तो मैंने यहाँ पे क्या लिया होता, एग्जिट लिया होता, मेरा स्टॉप लॉस हो चुका होता। अगर मैं फिर से बोलता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और आदमी यही गड़बड़ कर देता है। इफ यू हैव ट्रेडेड विद फ्यूचर्स, अगर आपने फ्यूचर्स के साथ ट्रेड किया होता, अगर ये स्टॉक फ्यूचर्स में होता और आपने अगर फ्यूचर्स के साथ ट्रेड किया होता तो आपको यहाँ पे एग्जिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आप एग्जिट नहीं लेते तो गेम खत्म था। पर अब क्या कंडीशन बनी, भैया जो ऐसा मार्केट आकर के वापस से, अब आपने क्या करा, यहाँ पे टाइम लिया, मार्केट से टाइम बोला कि भैया मेरा स्टॉप लॉस तो स्ट्राइक हो चुका है, पर एक काम करता हूं, अगर 3-4 दिन 5 दिन लगत मार्केट इसके नीचे ठहरा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 5 दिन के अंदर में वो गिर करके 300 रुपए आ जाएगा। अगर ये 5 दिन में गिर के 300 रुपए आ गया, इसका मतलब आपने जो स्टॉक लिया था वो फंडामेंटली ठीक नहीं था। वहां पे फिर फंडामेंटल की बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है, तो हम फंडामेंटल पे नहीं जाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि अगर ऐसे लेवल निकलने के बाद स्टॉक धम 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 करके 10-10% 3-4 दिन 5 दिन मार दे, तो आप समझ जाओ कि आपने जो स्टॉक लिया था वो फंडामेंटली करेक्ट नहीं था, या फिर उसमें कुछ खराब न्यूज आ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन तो बनी नहीं। अब अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनी है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे 2-3 दिन ठहरनी चाहिए। अगर प्राइस इसी जगह पे 2-3 दिन ठहर करके और फिर से एक लो निकालेगी तो मेरे लिए फिर क्या आ जाएगी, एग्जिट। तो ये मेरी प्रॉपर एग्जिट होती है स्विंग ट्रेडिंग में, जो कि यहाँ पे नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अगले ही दिन वापस से लेवल को गेन कर गई और उसके अगले दिन उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जैसे ही प्राइस ने क्लोजिंग दी, मेरे लिए लेवल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया लेवल, अब मेरा लेवल ये आ गया कि प्राइस अगर इसके नीचे निकलेगी तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एग्जिट की कंडीशन बनेगी, क्योंकि मार्केट ने एक नया स्विंग बनाया। अब ऐसा मार्केट क्यों करता है,
तो ऐसा मार्केट इसलिए करता है ताकि वो क्या ले सके, लिक्विडिटी ले सके। देखिए बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। अब लिक्विडिटी ग्रैब करना क्या है भैया, उसने उस लोगों से माल छुड़ाना है जो मेरे जैसे लोगों ने लेके बैठे हैं, जो आपके जैसे लोगों ने लेके बैठे हैं। वो चाहते हैं कि भैया आप हमें माल दे दो, हमें चाहिए। तो हमें चाहिए के लिए दुनिया को पता है, सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये एक अच्छा सपोर्ट है तो मैं इसे एक बार शेक करूंगा तो लोग बाग बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बोले बेचेंगे। तो जितने भी लोगों ने बेचेंगे मैं उनसे माल बटोरूंगा और घुमा करके और ऊपर ले जाऊंगा। अब कंडीशन क्या बनी, अल्टीमेटली स्टॉक ने ऊपर की तरफ जंप कर दिया। पर क्या हमने बेचा? हमने नहीं बेचा। क्यों? हमको ये चीज बिल्कुल क्लियर थी कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, अगर 3-4 दिन 5 दिन होल्ड करने के बाद तोड़ेगी तो हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, अदरवाइज कोई एग्जिट करने की आवश्यकता नहीं है। और प्राइस ने ऊपर तरफ जंप करना शुरू किया। जैसे निफ्टी में एक बार दिख गया, कंफर्मेशन आ गई, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से अपनी इक्विटी को चलने दो और अपनी पोजीशन साइज में पूरा फंड लगा दो। निफ्टी ट्रेंडिंग है, आप पूरी कैपिटल से जाओ। जैसे निफ्टी टर्न कर जाए आप समझ लो कि भैया मुझे मेरा पोर्टफोलियो आधा करना है। अब आप सारे स्टॉक्स आधे आधे बेच दो या आपका चलने वाले स्टॉक्स को खत्म कर दो कि भैया अब जो चल चुके हैं वो ऑलरेडी बहुत चल रही है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, करंट सिचुएशन में अगर जाके एनालिसिस की जाए तो भैया क्या सिचुएशन है कि फिर से यार रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा होल्ड करेगा, एक पॉजिटिव सिग्नल बनाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को फिर से बिल्ड कर सकते हो, भैया दोबारा बिल्ड करूंगा और फिर से तेजी के लिए प्ले कर दूंगा। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। दो एक स्टॉक के ऊपर और चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भैया असली में स्विंग ट्रेडिंग करी कैसे जाती है। तो अब जो है मैं मेरे दूसरे स्टॉक पे आ चुका हूँ जिसका नाम है ओरिएंट सीमेंट। कंडीशन क्या बनी कि भैया स्टॉक कहाँ पे बाइंग देखी थी, बोले इस जगह बाइंग देखी थी। फिर से वही कंडीशन है, बाइंग तो मैं यही करूंगा भैया, जब तक चलता दिखेगा नहीं तब तक लूंगा नहीं। मार्केट का काम है फंसाना, तो वो फंसाएगा। वॉच क्वांटिटी ली, वॉच क्वांटिटी नीचे को गई। जैसे ही वॉच क्वांटिटी नीचे को पलट करके चलना शुरू हुई और इस वाले लेवल को निकाला, उसी दिन इंट्राडे में अपन ने पोजीशन बनाई कि भैया अब चलना शुरू हो गएगा तो अपने को क्या करना है, पोजीशन ऐड करना है। कंडीशन क्या हुई कि स्टॉक ने 2 दिन में बड़ा बड़ा जंप मारा। क्या बेचा? ईमानदारी का बताओ, नहीं बेच पाए। क्यों नहीं बेच पाए? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा कैंडल जाने के बाद प्राइस वापस से पलटेगी और मुझे सेल करना भी नहीं था। मेरा टारगेट था इसका जो था 260 से लगा करके 280 के बीच, मतलब 260 से लगा के 280 के बीच में मैं इसे बेचना चाहता था। अब जब तक यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुई, मैं कुछ दूसरी पोजीशंस में बिजी था तो अल्टीमेटली सेल करने की सिचुएशन नहीं बन पाई। अब आगे क्या कंडीशन बनी कि मुझे पता है कि मेरे लिए स्विंग लो तो यही है भाई, स्विंग लो तो यही है। इसके पहले तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मार्केट चल गई क्या, गिर गई क्या। तो अल्टीमेटली कंडीशन क्या हुई है कि स्टॉक होल्ड है। अब क्या होल्ड है तो बोले रखा रहेगा, बोले हाँ रखा रहेगा। क्या कुछ इसमें नया कर सकता हूँ? भाई नया कुछ नहीं कर सकता, जो कंडीशन है सामने। एक बार इस जगह पे फिर से चलता दिखाया कि चल रहा है, अब चल रहा है तो ये लो इंपॉर्टेंट था। ये लो के नीचे प्राइस ने क्या करा, एक दिन तो क्लोजिंग देने से बचाया, पर उसके बाद क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या प्राइस होल्ड होकर के इसको ब्रेक कर रहा है। अगर अब प्राइस इसको होल्ड करके नीचे ब्रेक कर देगा तो आप समझ जाना कि एक बार इससे आउट हो जाओ, जब दोबारा भविष्य में घूम के ऊपर चलेगा तो मैं फिर से एंट्री कर लूंगा। मतलब मेरे लिए ये है कि अगर अब प्राइस इसके नीचे होल्ड होकर के मुझे आउट करना चाहती ही है कि भैया एक बार बाहर निकल जाओ, आपने यहाँ कहीं पे पोजीशन ऐड करी, आपके रेट के आसपास ही प्राइस घूम रही है, थोड़ा आपने अगर ऊपर में ऐड करा है तो कंडीशन क्या बन रही है कि आपको अगर 5-10 रुपए का माइनस भी आ रहा है, 5-10 रुपए मतलब पर शेयर 5-10 रुपए का माइनस आ रहा है, तो आपको एक बार निकलना पड़ सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक इस वाले जोन को होल्ड कर रहा है, अगर इसे अगले दिन भी तोड़ के यहाँ पे आ जाता है और फिर इसे नीचे निकाल देता है तो क्या कंडीशन बन जाएगी, एग्जिट की कंडीशन बन जाएगी। एग्जिट क्यों करना है? क्योंकि यहां से निकलने के बाद ये एक बार वापस इस वाले जोन को टेस्ट करने को आएगा और जितने लोगों ने इस वाले जोन को लो मानते हैं उनको एक बार आउट भी कर सकता है। तो कंडीशन क्या बनेगी, 170 से 180 आने के बाद फिर हो सकता है जंप करे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि भैया जंप कब कर सकता है, जब एक बार आउट कर लेगा फिर जंप कर सकता है। तो मेरे पास फंड तो हमेशा फ्री है। कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं इसे नहीं ले रहा हूं तो मैं मेरे फंड को फ्री रखूंगा, जब घूम के दोबारा मौका देगा तब लूंगा या कोई सी दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना पसंद करूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। इस हिसाब से जो है मैं ध्यान रखता हूं। अभी हाल के लिए कंडीशन क्या है, अभी हाल के लिए कंडीशन ने बोले जैसी पोजीशन है आराम से बैठो, ले रखा है तो भी ठीक, नहीं ले रखा है तो भी ठीक। मैं फिर से बता देता हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करी कैसे जाती है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं किन चीजों का ध्यान रख रहा हूं। एक और स्टॉक पे चलते हैं। अब जो है मैं ग्लेंड फार्मा पे आ चुका हूं। अब ग्लेंड फार्मा के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भैया स्टॉक ऊपर से नीचे आया, ये कौन से स्टॉक की कैटेगरी है, बोले ये वाले स्टॉक की कैटेगरी के ऊपर चल रहा था और नीचे की तरफ आके अब दोबारा चलने की तैयारी कर रहा है। लॉन्गर टर्म करेक्शन में था, ठीक है, लॉन्गर टर्म करेक्शन उसने अपना कंप्लीट करने की तैयारी दिखा रहा है। कंडीशन क्या बनी भैया, स्टॉक ने एक बड़ा मूव दिखाया, बड़ा मूव दिखाया, अपन ने क्या करी, वॉच क्वांटिटी डाली। अपना बिल्कुल फिक्स है, वॉच क्वांटिटी डलेगी। जब तक आपको लग रहा है यहाँ से वॉच क्वांटिटी चल गई, अगले दिन ऐसा मारता तो भैया वॉच क्वांटिटी चल गई, कोई बात नहीं, पैसा फिर कितने से आया, 30,000 से 50,000 से पैसा आएगा, उसका कुछ नहीं करा जा सकता। अब मैं गारंटी बोल देता हूं कि जिस भाव पे आप खरीदोगे ऐसा बहुत ही इंपॉसिबल है कि आपने खरीदा हो और उसने बस अगले दिन भी 100 रुपए खींचा और उसके अगले दिन भी 100 रुपए खींचा हो, ऐसा रेयर केस में होता है। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने लिया और स्टॉक ऊपर पे ऊपर ऊपर पे ऊपर। अब कंडीशन क्या हुई, स्टॉक ने अगले दिन क्या किया, बोले गैप डाउन किया। अब जैसे ही गैप डाउन किया, क्या मेरा स्विंग लो निकल गया, बोले कुछ नहीं निकला। स्विंग लो क्या है, बोले ये
मैं पहले भी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा स्विंग ट्रेडिंग की, उसमें ग्लेंड फार्मा के ऊपर प्रॉपर चर्चा मैंने करी थी कि इसके नीचे निकलेगा तो मैं जाके वेट करूंगा कि भैया कितने दिन ठहरना है, 2 दिन 5 दिन ठहरूंगा, उसके बाद जाके बेचूंगा। क्या स्टॉक नीचे निकला? बोले स्टॉक नीचे ही नहीं निकला। अब नीचे नहीं निकला तो बेचू क्यों? तो क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि थोड़ा थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऐड करा, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया, यहाँ थोड़ा ऐड करा। जब स्टॉक ने ये वाला कैंडल बनाया तो यहाँ पे थोड़ा ऐड करा। अब ऐसे ऐड करते करते ये मेरे पोर्टफोलियो साइज का 10% आ गया। जैसे पोर्टफोलियो साइज का 10% आया, हम आराम से बैठ गए। स्टॉक ने थोड़ा 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 होल्ड किया, जंप कर दिया। जंप कर दिया तो क्या कंडीशन बनी, खाली करा नहीं करा वो सब सेकेंडरी मैटर है, वो अपन आगे की तरफ समझेंगे कि स्टॉक को एग्जिट कैसे करना। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियोस आने वाले समय में बनाऊंगा कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया पोर्टफोलियो में मेरे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को एग्जिट कैसे करूं, इसके बारे में भी कुछ शानदार से एक वीडियो बनाओ, तो वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगी। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना पड़ेगा। कंडीशन क्या बनी, गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि आप मार्केट यहां से क्या कंडीशन बनाएगा, थोड़ा बहुत होल्ड करके फिर मूव कर सकता है। तो ऐसे में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पार्शियल क्वांटिटी आउट कर सकते हो। तो ऐसे जो है स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद उसके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है। क्या ये इतना आसान है? अब आ जाती है मुद्दे की बात। भैया बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरती है और अपने को दिखाई देता है कि अपना स्टॉक 1 दिन मध्य, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 और उसके बाद अगले दिन 8, तो बोले 8 दिन तक लगातार अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है तो आपको वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चिल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लेवल ये है, इसके बीच में तो 10 बार गिर जा, 5 बार गिर जा, क्या फर्क पड़ता है। तो वही उसने किया, डराने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा, 10 दिन तक गिराया। अपने को डरने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली हमको जंप मिलेगा, वो जंप मिला। अब कंडीशन क्या बनेगी आगे के लिए, कंडीशन वही दिखाई देती है कि स्टॉक जब भी जंप करता है, एक बार रिट्रेस करता है, या तो गैप फिल करेगा या फिर गैप फिल करे बिना ही यहाँ पे रोटेट करके वापस से जंप लेगा। तो आने वाले समय में हम इसको कहां देखेंगे, 2000 के आसपास देखेंगे। ऐसी कंडीशन बनती है कि अभी वाली जगह लेना ठीक है, नहीं, यू आर ऑलरेडी लेट। ये चीज का ध्यान रखना है। स्टॉक को तब लिया जाता है जब डर लग रहा हो कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा। जिस समय वो चल चुका है, कॉन्फिडेंस में कभी भी स्टॉक बाय नहीं करा जाता, हमेशा डर में स्टॉक बाय करा जाता है। और मैंने वो डर में स्टॉक को लिया था, इस कारण से मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार यहाँ पर और पोजीशन के लिए मैं वेट कर सकता हूं। नया आदमी अब यहाँ पर एंट्री सोचेगा तो फंस सकता है, क्योंकि मेरे लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या है, बोले ये स्टॉप लॉस है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, नुकसान की संभावना कम है। अरे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, पैसा जेब से नहीं जाएगा। पर जो यहाँ बाय करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। चढ़ना तब है जब दुनिया डर रही हो कि क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा, उस समय पर हमें जाकर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि ये स्टॉक यहाँ से वहां जा सकता है, यहाँ जा सकता है, भैया ये स्टॉक खुद से ढूंढना ही गेम है। गेम ये नहीं है कि ग्लेंड फार्मा आ गया और मैं आप लोगों को बता दिया, नहीं। गेम ये है कि आप लोगों ने क्या ग्लेंड फार्मा जैसे 100 स्टॉक ढूंढ करके रिसर्च कर पा रहे हो। अगर आप लोग वो रिसर्च कर पा रहे हो तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें स्टॉक ढूंढने कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी ने स्टॉक बता दिया करके भैया देखो ये वाला स्टॉक बहुत बढ़िया और अपन ने जाके खरीद लिया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करा जाता है। गेम क्या है, गेम है सही समय पे सीख करके तरीके से वर्किंग करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।